सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार। आप सभी का आयांश एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आप सभी लोग जानते हैं 4 सब्जेक्ट को काउंट किया जाता है, 4 विषय को काउंट किया जाता है, जिसमें आपका होता है एक नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र। इन चारों से संबंधित यूपी टेट की जो जूनियर की परीक्षा होती है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और सीटेट में जो जूनियर की परीक्षा होती है उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे आप सभी लोगों को यूपी टेट की तैयारी करा रहे हैं और सुपर टेट की तैयारी करा रहे हैं, साथ साथ आपको जो सामाजिक विज्ञान के ये प्रश्न हैं ये टीजीटी लेवल को भी देखने को मिलेंगे। आपको जो टीजीटी के अभ्यर्थी हैं वो भी इसको बहुत प्यार से देख सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप पेपर दे के आओगे ना, जब आप पेपर दे के आना तो ये वीडियो मेरी जो मैं भी आप सभी से लाइव इस समय जुड़ रहा हूँ, तो ये सभी वीडियो आप ओपन करके देख लेना। इससे बाहर कोई प्रश्न अगर आपको मिल जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। तो लगभग 100% मेरी तरफ से कोशिश है कि आप लोगों को बेहतरीन क्वालिटी का और कंटेंट दिया जाए। तो जो अभ्यर्थी यहाँ पर यूपी टेट, सुपर टेट एंड REET रीट जो राजस्थान में परीक्षा होने वाली है उसकी, और जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी जो जिनका SST है, और जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं जिनका इन चारों में से कोई सब्जेक्ट एक है, जैसे मान लीजिए इतिहास है, सिविक्स है, हिस्ट्री, सिविक्स एंड पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स बोल दीजिए, सिविक्स बोल दीजिए, लगभग सिमिलर ही बात होती है। तो इन चारों में से किसी एक सब्जेक्ट से जो पीजीटी भी कर रहा होगा उसके लिए भी ये जो सीरीज़ चल रही है ये बेहतरीन है, ठीक है। तो जो भी इस सीरीज़ की PDF चाहता है तो उसके लिए मैंने आप सभी लोगों को बता ही रखा है कि PDF के लिए पेमेंट तो करना पड़ेगा आप सभी लोगों को, तो PDF इसकी मिल जाएगी। बाकी वीडियो सभी अभ्यर्थियों को मिल रही है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उनको क्रमानुसार धीरे धीरे करके PDF भी भेजना मैंने शुरू कर दिया है और बहुत जल्द ही इससे पहले कि जो भी करा दिए गए हैं उनकी PDF भी उनको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी का, ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान ने भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म है निम्न में से? जैतसर, कुंभलगढ़, सूरतगढ़, बिदासर। तो कौन सा है? सूरतगढ़ है दोस्तों, ठीक है। कौन सा है? सूरतगढ़। मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, ठीक है। मुख्य कारक हैं ये आपको बताना है यहाँ पे। जैविक तत्व, मिट्टी निर्माण की अवधि, अजैविक तत्व, मिट्टी का गठन। तो मिट्टी की जो उर्वरता एवं उत्पादकता को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो हमेशा जैविक कारक होते हैं, जैविक तत्व होते हैं, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। ये एक तरीके से एनवायरनमेंट को भी ये फॉलो करते हैं। निम्न में से क्षारीय मिट्टी का pH मान कितना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो अच्छे से याद करके जाना। जब ये आ जाता है तो 1 नंबर आपका लेके चला जाता है। अगर आपको याद है तो आप कर लोगे, अन्यथा रह जाओगे। तो 7.6 से अधिक होता है, ठीक है। क्षारीय मिट्टी की बात हो रही, क्षारीय मिट्टी का pH। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड ताप्ती। अच्छा, एक बात मैं आप सबको यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, ये सामाजिक विज्ञान का पहला सीरीज चल रहा है इस समय। ये कितने प्रश्नों की है दोस्तों मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे पास आया है और मैं आपको तुरंत कराना शुरू कर दिया हूँ। तो तब तक बने रहना जब तक कि कंप्लीट ये प्रश्न हो ना जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 100 से ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं पहले से इतना आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि 100 से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक सीरीज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सी नदी है? ताप्ती नदी नहीं गिरती, बाकी सारी नदियाँ जो है कि बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। महानदी भी, कृष्णा भी, गोदावरी भी। मालवा पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। जिन्होंने भूगोल को पढ़ा होगा वो बहुत अच्छे से यहाँ पे जवाब दे रहे होंगे प्रश्नों के, और देंगे भी, जो भी देखेंगे जब भी वीडियो देखेंगे। तो काली मिट्टी पाई जाती है। विश्व में दुग्ध उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान आप सभी लोग जानते हैं
कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का जो उत्पादन होता है दोस्तों, वो होता है भारत में। लेकिन एक आम आदमी तक, एक गरीब आदमी तक 100 ग्राम भी दूध नहीं पहुंचता है, वो दूध से वंचित रह जाता है। मतलब कितनी जैसे चिंताजनक बात है ये, कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन दूध का भारत में होता है और भारत में ही दूध किसी को नहीं मिलता, है ना। तो ये अपने देश की व्यथा है। जितने भी करप्ट नेता मंत्री हैं, सभी लोग हैं, इनकी देन है ये। अन्यथा प्रत्येक बच्चों को कायदे अनुसार 200 ग्राम दूध तो मिलना चाहिए एटलीस्ट। पूरे विश्व में नंबर 1 कहलाने का क्या फ़ायदा जब हमारे भारत का एक गरीब बच्चा दूध से वंचित रह जाता है। लेकिन लोगों को मैं देखता हूँ, लोग जो है कि पूजा पाठ में कितने सारे दूध चढ़ा देते हैं। आप सबको मैं धार्मिक रूप से आहत नहीं कर रहा हूँ, आपकी अपनी श्रद्धा है दोस्तों या अभ्यर्थियों जो भी यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन अगर आप 1 गिलास दूध या 2 गिलास दूध किसी धार्मिक स्थल पर जाके चढ़ाते हैं, वो किस काम का। अगर आप वही किसी गरीब बच्चे को दे दीजिए, वो जब वो दूध को पिएगा ना दोस्तों, तो उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी और आपको इतनी सारी दुआएं देगा कि जो आप धार्मिक वाले के पास जाते हो ना, उससे अच्छी आपको दुआ यहीं मिल जाएंगी। तो मेरा आप सभी लोगों से गुजारिश यही है कि आप लोग अपने आसपास के लोगों को देखिए, जो लगता है कि वंचित हैं, जिनको सच में ज़रूरत है, आपसे जो बन सकता है प्लीज़ उसके लिए कुछ ज़रूर कीजिए। क्योंकि आप सबको अच्छे से मालूम है, कोरोना की महामारी में बहुतों के रोज़गार चले गए, खाने के लोग जो है कि मोहताज हो रहे हैं। तो मेरी आप सभी से यही निवेदन दोबारा से करता हूँ कि किसी धार्मिक स्थल पर न चढ़ा के दोस्तों और अभ्यर्थियों, आप सभी लोग उनको दीजिए जिनको ज़रूरत है। यकीन मानिए आपको बहुत दुआ देंगे, बहुत दुआ देंगे, इतनी दुआ देंगे कि आप टीचर बन जाओगे। आप विश्वास कीजिए मेरी बात का, ठीक है। तो पहला ही है, आप सब इसका आंसर जानते ही हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की, ठीक है। अगर आप लोग मैप से पढ़ेंगे तो और बढ़िया पढ़ लेंगे। तो कौन सी है? कुद्रेमुख, कुद्रेमुख है ये। जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? किसकी है? महाराष्ट्र की है। नंबर 1 पर पूरे भारत में जनगणना पे उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। चलिए, चुमार सीमा क्षेत्र जहाँ से चीनी सैनिकों ने भारत में घुसपैठ कर लिया था, किस राज्य में है? तो आप सभी को पता है कि चीनी घुसपैठ कहाँ से करते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? प्रश्न नंबर 10, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड, भाखड़ा, गांधी बांध, टिहरी बांध। तो कौन सा है सबसे लंबा बांध? कई बार प्रश्न में पूछा गया है, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है। आवाज़ अगर नहीं आ रही तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, आवाज़ को मैं तेज़ कर दूंगा थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 11 पे हम आते हैं। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? चिली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस। जिन्होंने भूगोल को अच्छे से पढ़ा होगा वो इस प्रश्नों के अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र अबादान अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन अबादान अवस्थित है। ईरान में, इराक में, कुवैत में, सऊदी अरब में, ठीक है। प्रश्न नंबर, मैं 12 की बात कर रहा हूँ, तो कहाँ पे है? ईरान में है। जंजीबार और पेम्बा द्वीप किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? 13 का किसके लिए है? लौंग के लिए। किसके लिए है? लौंग के लिए। बैरेन लैंड के नाम से कौन सा यूरोपीय प्रदेश जाना जाता है? कौन सा यूरोपीय प्रदेश जाना जाता है? टैंगा, स्टेपी, आल्पास, टुंड्रा को जाना जाता है दोस्तों। किसको जाना जाता है? टुंड्रा को जाना जाता है, ठीक है।
प्रश्न नंबर 14 पे हो गए हैं, 15 पे आ जाइए। मलेशिया का सबसे अधिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश। मलेशिया का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश। साबाह, सारावाक, केदाह, कुआंतम। प्रश्न नंबर 15 का केदाह। ईरान में प्राचीन काल में भूमिगत जल सतह को उपयोग में लाने की प्रणाली को कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 कनात कहते हैं। क्या कहते हैं? कनाट कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा चुना गया एशिया का पहला चिल्का लैगून किस देश में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्नों में आया है ये। तो कौन सा है ये? भारत देश है ये। निम्न में से किस नहर को समुद्री जहाज़ों के आवागमन के लिए चौड़ा किया जा रहा है? प्रश्न नंबर 18 स्वेज नहर, एंडोवर नहर, पनामा नहर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? जल्दी से आप लोग जवाब दे दीजिए। देखिए, जो भी पता है गलत सही जवाब दीजिए आप। देखो, दो ही तो जवाब होंगे, ये या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो कौन सा शहर है? पनामा शहर है। निम्न में से कांगो रिपब्लिकन किसके उत्पादन में अग्रणीय देश है? प्रश्न नंबर 19 डायमंड में है। किसमें है? डायमंड में। दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व मिलता है। दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व मिलता है। प्रश्न नंबर 20 का वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो क्या है इसका? वियतनाम है। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? वैकाल झील, मिशिगन झील, टिटिकाका झील, विक्टोरिया झील। 21 का कौन सी झील है? वैकाल झील। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है नियाग्रा, एंजिल, बोयोमा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? एंजिल। कौन सा हो जाएगा? एंजिल। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 100 क्वेश्चन हैं, आप सभी जानते हैं। 100 क्वेश्चन से ज़्यादा ही हैं, कम नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन कितने क्वेश्चन है ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 100 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 पे है नियाग्रा प्रपात यूके, चीन, USA एंड रूस कहाँ पे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं बार बार वेरी वेरी बोलूँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो भी यहाँ पे आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं दोस्तों, सभी के सभी क्या हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो नियाग्रा प्रपात का जो आंसर होगा USA होगा। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है काला सागर का, एजियन सागर का, कैस्पियन सागर का, मृत सागर का। सभी लोगों ने अच्छे से इसको सुना हुआ है। तो कौन सा सागर होगा? मृत सागर होगा। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? कम दबाव, हवा की द्रुगति, कम आर्द्रता, कम तापमान। तो तापमान तो अच्छा ही होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो क्या होती है? कम आर्द्रता होती है इसकी वजह से। खैर, फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाता है एक तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? भारत, USA, फ्रांस, जापान। तो कौन सा है? USA है दोस्तों। कौन सा है? USA। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है वान झील, मृत झील, टिटिकाका झील, विक्टोरिया झील। 27 का कौन सा है? टिटिकाका झील। अरल सागर झील किस देश में स्थित है? अरल सागर झील किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, रूस, जापान, चीन। 28 का कहाँ पे है? कजाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 शीलों की भूमि कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, आदत है थोड़ी मेरी बार बार बोलने की भी, लेकिन खैर कोई नहीं, आप लोग समझ सकते हैं एक टीचर की आदत कैसी होती है। तो कौन सी होगी ये? प्रश्न नंबर 29 का फिनलैंड, ठीक है। झीलों का देश कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? कनाडा,
नॉर्वे, इंग्लैंड, वेनेजुएला। प्रश्न नंबर 30 का कहाँ पे है? वेनेजुएला में है दोस्तों। एंजिला जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कोरोनी, अमेजन, पराना इत्यादि। अमेजन एक जंगल है, आप सबको पता है, अभी आग लग गई थी बहुत तेज़ी से। तो कौन सा है 31 का? जल्दी से बताइए। कोरोनी है। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? अमेजन, जैर, कागो, नील। 32 तो किस पे है? जैर पे है। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1905 में, 1854 में, 1897, 1950 में। तो 33 है। 33 का 1854 में इस नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? सू, पनामा, स्वेज, कील। 34 का क्या होगा? कील होगा। क्या होगा? कील होगा। 35 का क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड, भारत। 35 का तो क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। 35 का तीसरा हो जाएगा थाईलैंड। 36 विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है कील नहर, सू नहर, पनामा नहर, स्वेज नहर। तो ये बहुत प्रचलित नाम है जिसको जहाज रानी नहर के नाम से जाना जाता है, वे है स्वेज नहर। निम्नलिखित में से किस एक सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? निम्नलिखित में से किस एक सीमा की कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो कौन सी है वो? कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, इनमें से कोई नहीं। 37 का तो जल्दी से बताएं आप लोग। आर्मेनिया। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला आप लोग ज़रूर याद कर लेना, जो टीजीटी वाले बच्चे हैं। विक्टोरिया, मलावी, चाड, और इनमें से कोई नहीं। 38 तो कौन सा है? विक्टोरिया है। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? चीन, इराक, तुर्की, फ्रांस। 39 का किस में है? तुर्की में है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और कहना चाहता हूँ, जो लोग भी इस समय हमसे जुड़े हुए हैं और देख पा रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी यूपी टेट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, किसमें? यूपी टेट। तो वो लोग 31 जुलाई तक 1999 रुपये में बैच को परचेस कर लीजिए। कितने में? 1999 में। और ये आपका जो रहेगा वो टिल एग्ज़ाम रहेगा। क्या रहेगा? टिल एग्ज़ाम। टिल एग्ज़ाम का मतलब कि जब तक आपकी परीक्षा नहीं करा दी जाती है। ये हो जाएगा आपका यूपी टेट के लिए। उसके बाद सुपर टेट की हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि कई अभ्यर्थी मुझे पूछते रहते हैं फ़ोन करके, तो मैंने कहा चलो वीडियो के बीच में बता दिया जाए। सुपर टेट के लिए 299, इसके साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे 14 सब्जेक्ट के, ठीक है। कितने सब्जेक्ट के? 14 सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। और ये कितने का है कुल? मतलब मोटा मोटा मतलब 3000 रुपये का है। और ये डिस्काउंटेड है। ये जो आपके चार्जेस मैं ले रहा हूँ, ये डिस्काउंटेड चार्ज हैं। बाद में जब परीक्षा आ जाएगी तो उस समय होड़ लग जाएगी, और उस समय होड़ लग जाती है तो सब सोचते हैं कि चलो 1 महीने पढ़ के हम परीक्षा पास कर लेंगे, अपने आप को महारथी समझते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना, जब तक फार्म नहीं निकलेगा तब तक तैयारी करता नहीं कोई, उसके बाद फिर फेल हो जाते हैं, फिर कहते हैं इतने नंबर से रह गया, उतने नंबर से रह गया। तो इसलिए जो लोग हैं जो पहले से यूपी टेट पास हैं, सुपर टेट के लिए परचेस कर लीजिए। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह के प्रश्न कराए जा रहे हैं आपको। तो कम्प्लीटली समझ लीजिए कि जो सुपर टेट के बच्चे एडमिशन ले लेंगे तो
डेली समझ लीजिए कि आपको करीब 8 से 10 घंटे की क्लास देखने को मिलेगी, लगातार मिलेगी ये क्लास। 8 to 10 आवर्स सुबह से स्टार्ट हो जाएगी, शाम तक चलेगी, जब तक परीक्षा नहीं करा ली जाएगी आपको। और उसके बाद एक बात मैं यहाँ पे और कह देना चाहता हूँ, यूपी टेट में चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हों, ठीक है, चाहे आप साइंस वाले हों चाहे आप आर्ट वाले हों, ठीक है, लेकिन कम से कम भी आपको लगभग 6000 से अधिक प्रश्न मैं यहाँ से कराऊँगा प्रैक्टिस सेट के। किसके? प्रैक्टिस के, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको 6000 से अधिक, इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना। और सुपर टेट का तो अगर हम बात करें तो लगभग ये आंकड़ा चला जाएगा 10K का मतलब 10,000 से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन हम आपको करा देंगे। बाकी जो आपको नोट्स दिए जाएंगे वो तो रहेंगे ही रहेंगे। 10,000 मोर देन क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको, और प्लस जो डिटेल्स में सभी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी वो अलग रहेगी, ठीक है। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि इस प्लेटफार्म पर आपको, आयांश एकेडमी पर आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा और बेहतरीन क्वालिटी मिलेगा, जिसमें से आप यकीन मानिए कि 90.99% आपको सभी चीज़ें यहीं से देखने को मिल जाएंगी परीक्षा में। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो पेपर देख के आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, ठीक है। तो बिना देरी करे आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9650613548। इस नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह किसी से भी। करने के बाद इसी नंबर पे आप लोग स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर अगले 48 आवर्स के अंदर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो 39 प्रश्न का आपने जवाब देख लिया, क्या है? तुर्की है। अब उसके बाद आते हैं हम 40 पे। स्वेद नहर की लंबाई कितनी है? ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। तो कितनी? 168 किलोमीटर है। 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है स्वेद नहर की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ड्रमलीन क्या है? ड्रमलीन लाइट है नहीं दोस्तों, गर्मी लग रही है, लेकिन उसके बाद भी देखिए मैं आप सबसे लाइव जुड़ा हुआ हूँ। तो क्या है? अंडाकार पर्वत है ये। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में, चूना पत्थर में, परिपक्व क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो 42 का कौन सा हो जाएगा आपका? हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। विश्व का सबसे छोटा महासागर है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। ये क्वेश्चन कई बार आया है। मतलब मिला जुला के बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि जो मैं सीरीज़ करा रहा हूँ इसको सभी लोग बिल्कुल सीरियस कर लेना। परीक्षा देने जाओगे ना, सारे प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे आपको। 42 का क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है सहारा, थार, आटानामा, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? आटानामा सबसे शुष्कतम है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा होगा? यूरोप होगा। बाकी हर जगह मरुस्थल पाया जाता है, यूरोप में नहीं पाया जाता, ठीक है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, भारत। 46 का आपको बताना है उत्तर, जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? काला सागर कहाँ पे है? रूस में स्थित है। एक प्रश्न को करने में आप लोगों को 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। मैक्सिमम 30 सेकंड बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। 30 ले लो, चलो 45 ले लो, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर 1 मिनट अगर आप एक क्वेश्चन में निकाल लगाएंगे तो आप यकीन मानिए कि परीक्षा में क्वेश्चन छोड़ के चले जाएंगे आप। 47 सहारा मरुस्थल आप सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस है, कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो कहाँ पे है? या तो अफ्रीका आ जाए तो अफ्रीका लगा देना, लेकिन एक्चुअल में कहाँ पे? उत्तरी अफ्रीका में। मरुद्वीप किसे कहते हैं? किससे संबंधित है? रेगिस्तान से, द्वीप से, हिम नदी से, पर्वत से। तो किससे संबंधित है? रेगिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेगिस्तान से संबंधित है। प्रश्न नंबर 49। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल आप सभी लोग जानते हैं कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। उसके बाद आप आ जाइए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। दक्षिण एशिया की बात हो रही है, इस बात का ध्यान रखना।
गोबी, सहारा, कालाधारी एंड थार। तो 50 का क्या हो जाएगा? थार है। ठीक है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इनमें से कोई नहीं। 51 का क्या हो जाएगा? मंगोलिया। आप लोग प्रश्न का जवाब देते रहिए, प्रश्न नंबर लिखकर उसके आगे उसका ऑप्शन ज़रूर लिखिए, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन होती है कि किस प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि क्वालिटी कैसी है ये भी आप लोग बीच बीच में अपडेट करते रहिए। मेरी आवाज़ आपको कैसी आ रही है, कम आ रही है, अधिक आ रही है, या मतलब उतनी आवाज़ आ रही है जितना आप सुन पा रहे हो सही से। ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम विद्यार्थी क्या है कि लाइव में जब जाके देखते हैं तो यूट्यूब पे ही देखते हैं, लैपटॉप पे नहीं बैठ के देखते हैं। तो लीड अगर आप लोग लगाएंगे तो आपके लिए सहूलियत रहेगी। लीड लगा के अगर आप लोग सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को तो आसानी रहेगी आपके लिए। ठीक है। तो चलिए 52 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52। फिर बीच बीच में आप लोग भी फीडबैक देते रहिए, बाकी सभी लोग जवाब दे ही रहे हैं जो भी है। ठीक है। चलिए, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? चिली, पेरू, ब्राज़ील, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का कौन सा हो जाएगा? पेरू हो जाएगा। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी की किस अक्षर की तरह होती है? तो यू अक्षर की तरह होती है। इसकी तरह जब आप जाके देखोगे तो ऐसे बनी हुई है। ठीक है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? वहीं पाई जाती है। वी आकार की घाटी कौन कौन बनाती है? पवन, समुद्री लहरें, हिमानी या नदी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है। तो ये कौन बनाता है? नदियाँ बनाती हैं। ठीक है। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। 55 का तो कहाँ मिलेगी? प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? सेंट हेलेना, एलाइस द्वीप, हवाई द्वीप, मलागासी। 56 मलागासी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है 57, कौन सा है? ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया, जापान, अंडमान निकोबार, फिलीपींस। तो कौन सा है? जापान है। अरे क्या बताएं आपसे, गलत हो जाता है। इंडोनेशिया है। 58 का इंडोनेशिया है। उसके बाद आगे चलते हैं। आवाज़ आप लोग बता देना मुझे कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार ये दूसरी बार हम लाइव चल रहे हैं। अभी इससे पहले हिंदी का करा दिया है हमने, और हम यहाँ पे 5 बजे से जुड़े हुए हैं, लाइव कर रहे हैं आपसे। 59। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है भारत के ऊपर, यूरोप के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर? ये बहुत अधिक प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो ये कहाँ पे है? अंटार्कटिका के ऊपर है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित नहीं है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया। एटलस पर्वत स्थित नहीं है 60 का, तो अफ्रीका में नहीं है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को, हेरोडोटस को, हिप्पार्कस को? इनमें से कोई नहीं। 61 का तो किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। हेरोडोटस तो इतिहास के हैं शायद। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस, हिकैटियस या इरेटोस्थनीज या हिप्पार्कस ने? तो 62 का क्या हो जाएगा आपका? इन्होंने ही किया, जिनको पिता कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? जीन ब्रून्स, कार्ल रिटर, हमबोल्ट, हिप्पार्कस। 63 का तो किसको कहा जाता है? हमबोल्ट को। 63 कार्ल रिटर को कहा जाता है। भूगोल को मानव पारिस्थितिक के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? हिटनर, जीन ब्रून्स, एच बैरोज, इरेटोस्थनीज। ठीक है। तो बताइए जल्दी से कौन से हैं? एच बैरोज हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेंग को, कोरम को, डेविस को, पेसल को? क्वेश्चन को 2 बार आप कम से कम 2 बार जरूर रिपीट कीजिए। 2 बार जब आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे ना, तो इससे क्या रहेगा कि क्वेश्चन आपके मन मस्तिष्क में कहीं कहीं जाके थोड़ी सी जगह बनाएगा।
ठीक है, जब इसको 2-3 बार और पढ़ेंगे तो परमानेंट जगह बना लेगा। तो ये एग्ज़ाम में पूछेगा तो तुरंत इसका जवाब आप दे पाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा? पेशल। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं पृथ्वी को केंद्र मानकर। कांट, टेलर, वेरियस, 66 का कौन है? जल्दी से जवाब दीजिए। वेरेनियस। सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? बहुत समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कौन है ये? कोपरनिकस हैं, इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था। सूर्य के चारों ओर खगोल पिंड क्या कहलाते हैं? अगर सूर्य के चारों ओर पर खगोल पिंड है तो क्या कहलाएंगे? आप अच्छे से जानते हैं, क्या कहलाएंगे? ग्रह कहलाएंगे। और ग्रह के चारों ओर जो घूमेंगे क्या कहलाएंगे? वो उपग्रह कहलाएंगे। उपग्रह के चारों ओर घूमेंगे तो क्या करेंगे? पुछल्ले तारे कहलाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। इस बात का ध्यान रखें आप लोग। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा? वारेनियस ने, कांट ने, टेलर ने, कार्ल रिटर ने। 69 क्वेश्चन का जवाब आप सभी को देना है। किसने कहा था? कांट ने कहा था। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज के समय में लोग बहुत गलतियां करते हैं, लोग 9 पे टिक करके आ जाते हैं। कितने हैं? 8 हैं। प्लूटो को निकाल दिया गया है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। चलिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? सीधी सीधी डेफिनेशन है एक तरीके से ये। ठीक है, उपग्रह कहते हैं। यही मैंने अभी पहले प्रश्न में आपको बताया कि जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, जवाब दीजिए आप लोग, थोड़ा सा फीडबैक भी देते रहिए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, बढ़िया लग रहा है नहीं लग रहा है? ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? केपलर ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, या इनमें से कोई नहीं? 72 का तो किसने किया था? केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने किया था। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई, 21 मार्च। ये प्रश्न आया है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, और ये प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, जो भी हैं 2, 4, 10, 15, 20, 25। ठीक है, वैसे पढ़ाई में तो मन बहुत कम ही लगता है सबका, 7-8 लोगों से ज़्यादा कोई जुड़ता ही नहीं है, बाकी सब पता नहीं क्या करते रहते हैं। खैर चलो, तो कब होगा ये? 21 जून होगा। सौरमंडल की खोज किसने की? 74 का। और सौरमंडल की खोज कौन करेगा? आप अच्छे से जान भी रहे हैं, केपलर तो करेंगे नहीं, कार्ल रिटर भी नहीं करेंगे, आर्यभट्ट भी नहीं करेंगे, तो बच कौन गए? कोपरनिकस। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को? तो इसका तो जवाब दे ही दीजिए जल्दी से। किसको कहते हैं सौरमंडल का जन्मदाता? सूर्य को कहते हैं। भाई सूर्य ही तो मुखिया है सौरमंडल का। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी को देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेरिसी, उपसौर, अपसौर, आपोसी। तो मैं आप सबको ये कह देना चाहता हूँ कि इसमें हमेशा क्या कहेंगे, या तो उपसौर कहेंगे या तो अपसौर कहेंगे। तो मैं समझा देता हूँ। उपसौर उस कंडीशन में कहते हैं जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होती है, वहाँ पे उपसौर होता है, अधिकतम में अपसौर होता है। ठीक है, देखिए अब आ भी गया। एक ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? जैसा कि मैंने आप सबको बताया, उपसौर कहलाएगी। यहाँ पे ग्रह से तुलना क्यों की गई है, समझना ध्यान से मेरी बात को। एक्चुअल में क्या है कि सभी लोगों को पढ़ाया गया है कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कब होती है और न्यूनतम दूरी कब होती है। ठीक है, तो ये जो उपसौर और अपसौर है ना, आप सबको बताना चाहता हूँ, ये केवल पृथ्वी की कंडीशन में नहीं है,
ये जितने भी हमारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, वो अपने कक्ष से जब भी मतलब सूर्य से निकटतम दूरी होगी तो उसको बोलेंगे उपसौर, अधिकतम दूरी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, उपसौर बोलेंगे। तो यह जो है कि उपसौर अपसौर कहने का तात्पर्य यह है कि सभी ग्रह को रिलेट करते हैं ये, ठीक है। अब कहीं ये प्रश्न में पूछ दिया, इसीलिए देखिए प्रश्न मैंने इस तरीके से बनाया है कि अपने कक्ष में एक ग्रह की, एक ग्रह का मतलब ये हो गया मित्रों कि 8 में से कोई भी एक ग्रह हो, ठीक है। अब तो मुझे लगता है कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जवाब दे दिया कीजिए आप लोग। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? 78। कितने हैं? 89 हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है यह आपको बताना है। पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह जो सूर्य के निकटतम होते हैं, आंतरिक जो सूर्य से ज़्यादा दूरी पे होते हैं उनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो कितने हैं टोटल? 7 हैं। 1 मिनट, 7 कैसे हो सकते हैं? 79 है ना, तो 4 है। कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है। कितने होंगे? 4 होंगे। प्रश्न नंबर 80, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है उल्का, अग्नि तारा, धूमकेतु, ये सभी। प्रश्न नंबर 80 का तो क्या कहलाती है? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। अनुभव तारा कहलाती है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। 81 किसको जाना जाता है? यूरोप को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो किसको कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अच्छे से आप सभी लोग जानते हैं कि कौन हो सकता है वो? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और द्वीप भी है, दोनों चीज़ है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया ही है। अच्छे से जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है अंडाकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। अब आप लोगों ने खूब समाचारों में सुना होगा कि प्रति चक्रवात आ गया है बहुत तेजी से, तो कैसा होता है? गोलाकार होता है, ठीक है। लोयस का पठार है, लोयस का पठार है। जलकृत, पवनकृत, नदीकृत, इनमें से कोई नहीं, तो कौन होगा? पवनकृत होगा। कौन होगा? पवनकृत। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? 87। तो जल्दी से बताइए आप लोग। 90% निवास करता है। मैदानों का मतलब जो समतल हिस्सा होता है, ठीक है, जो पैरेलल होता है, बराबर होता है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है, जाम्बिया में है, नामीबिया में है, नामीबिया में है, या इनमें से कोई नहीं है? तो कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है। देखिए 89 पे हम आ गए हैं, तो आप लोग बोर मत होइएगा। अगर आप यहाँ पे बोर हो गए तो फिर समझ लीजिए कि आप परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे। पढ़ाई ही है जो आपको जीवन को बदलेगी, आपके अच्छे भविष्य की रचना करेगी। केवल और केवल स्टडी है। और आपको बताऊं, पूरी दुनिया में एक आसान तरीका है अपने करियर को बनाने का, और वह क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन एजुकेशन से जिसने ठान लिया उसका करियर बहुत जल्दी बन जाता है। और एजुकेशन ही एक आसान तरीका है जिससे करियर आसानी से बनता है। बाकी और ऐसा कोई भी, चाहे वो गेम हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, कुछ भी लो, बहुत कठिन है दोस्तों। एजुकेशन से भी बहुत कठिन है, यकीन मानिए इस बात का, ठीक है। उसके लिए अलग ही प्रतिभा चाहिए आपको, आपके अंदर। इसलिए अच्छे से स्टडी कीजिए आप लोग, बोर मत होइए। 150 क्वेश्चन आपके लिए क्या मायने रखते हैं? कुछ भी नहीं। फिर भी हम बहुत फास्ट करा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। 89 क्वेश्चन आई थिंक, मुझे लग रहा है हमने कितने मिनट में करा दिया होगा? 40 मिनट हो गए हैं 89 क्वेश्चन करने में। तो 10-15 मिनट में और निमट जाएंगे आपके जो भी होंगे। निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते? यूक्रेन, न्यूजीलैंड, कंबोडिया। तो कंबोडिया में नहीं पाए जाते हैं। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 45%,
38%, 50%, 33%, सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो 50% कितना है बताइए सही से? 33% है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल, आयन मंडल, सत्ताप मंडल, ओजोन मंडल। ये जो मंडल वाले प्रश्न हैं ये हर परीक्षा में आते हैं। जितनी भी परीक्षा हुई अगर वहाँ एसएससी को रिलेट किया गया है या तो मतलब एसएससी के साथ साथ अगर आपका इन्वायरमेंट भी है तो ज़रूर आता है। ठीक है, तो कहाँ पे होगा सबसे ज़्यादा? क्षोभ मंडल में होगा। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? सप्तम मंडल के कारण, क्षोभ मंडल के कारण, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो 92 का क्षोभ मंडल के कारण ही होते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं पामीर को, पठार को क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है। बहुत पुराना और प्रचलित क्वेश्चन है ये। जब हम लोग दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे तो हमारे जो है कि दादा नाना पूछते थे प्रश्न। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? मैग्नीज, कोयला, लोहा, खनिज तेल। 94 का। तो खनिज तेल नहीं पाया जाता, बाकी सब पाए जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, हिमालय, राकी, आल्प्स या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? आल्प्स है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, प्रश्न नंबर 96 कौन सा है? प्रशांत महासागर है। कौन है? प्रशांत महासागर है। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है? ये प्रश्न देखिए हमने ऐड किया, ये क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था, बिहार की परीक्षा हुई थी कोई, उसमें पूछा गया था प्रश्न ये 97। तो आर्कटिक महासागर को छिपा हुआ महासागर भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी, लूट, कावीर। 98 का। तो गोबी है। आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? ब्राज़ील, पेरू, चिली। तो 99 का किस में है? चिली में है। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहूँगा, कई लोग मेरे को फ़ोन करके ये कह रहे थे कि सर आप वीडियो ऐसे बनाते हैं कि अपलोड ही नहीं होता। तो मैं आप सबको ये कह देना चाहता हूँ कि वो कुछ गाइडलाइंस हैं अपनी। ठीक है, तो 2-3 दिन के बाद वीडियो अपलोड हो जाएगी। आप मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद अगर आपसे सेव नहीं होती है तो बस ये कंडीशन रहेगा कि आपका डाटा बार बार ख़त्म होगा। जब भी आप आगे हमारे चैनल पर वीडियो को देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, वीडियो को डिलीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए। सीप का निर्माण किससे होता है? नदी से, हिमनद से, पवन से, समुद्री लहर से, हिमनद से। ठीक है, तो 100 प्रश्न हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो किससे होता? पवन से होता। अब 100 के आगे हम बढ़ रहे हैं, जैसा कि हमने बोला था 100 तो मिलेंगे, 100 से ज़्यादा भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इसमें हमने लगभग सभी विषयों को समायोजित किया है। सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, इन चारों विषयों को हमने इसमें समाहित किया है। और अभी इसके हम आपको लगभग 10 सेट कराएंगे, कम से कम 10 तो कराएंगे। अब अगर मान लीजिए 10 के हिसाब से अगर आपको 100 क्वेश्चन भी मिलते हैं तो 1000 क्वेश्चन सीधे सीधे हो गए, है कि नहीं? लेकिन मिलेंगे आपको ज़्यादा ही। चलिए खैर, अब थोड़ा सा आपको यहाँ से इंटरेस्ट आएगा क्योंकि यहाँ से मैंने हिस्ट्री को जोड़ रखा है। मुगल वंश का छठा शासक कौन था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, दानियाल। क्योंकि सभी लोग इतिहास पढ़ते रहते हैं तो इंटरेस्ट आता है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सभी लोग अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो कौन थे? औरंगजेब साहब थे। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था? आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से। ठीक है, कौन था वो? जयचंद्र। सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश भारत में किस प्रांत का गवर्नर था? ये कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को अब रुचि आनी चाहिए, इतिहास आ गया है, यहाँ से इतिहास शुरू कर दिया है मैंने। तो बदायूं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? ध्यान रखना इस बात का, दिल्ली सल्तनत का, मुगल काल का नहीं, कहाँ का? सल्तनत का, इस चीज़ का ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई? आलम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश।
104 का कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताएं। इल्तुतमिश ने ही एकता प्रणाली लागू करी थी, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को आरंभ किया था इसने। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र। 105 का क्या हो जाएगा आपका, मीर कासिम ने जो है कि ट्रांसफ़र करी थी। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था, पटना, पाटलिपुत्र, पंजाब, पेशावर। पुरुषपुर प्रश्न नंबर 106, तो पेशावर। ठीक है, पेशावर इस समय कहाँ पे है, आप सभी लोग जानते हैं पाकिस्तान में है। गुप्त काल में सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ, देवगढ़ी झांसी से, बयाना भरतपुर से, भूमरा मध्य प्रदेश से, तिगवा मध्य प्रदेश से। प्रश्न नंबर 107, तो कहाँ से है, बयाना भरतपुर से। हीरा उत्खनन किससे संबंधित है, गोलकंडा से, फतेहपुर सिकरी से, आगरा से, लाहौर से। जल्दी से आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 108, देखिए अब तो लगभग मैंने क्वेश्चनों को मिक्स कर दिया, थोड़ा सा इंटरेस्ट आया आपको जिससे। तो कहाँ से है ये, गोलकंडा से। किस धर्म के मंदिरों को आसित बेहराम कहा जाता है, बौद्ध, यहूदी, पारसी। तो बौद्ध के बारे में आप सभी लोग जानते हैं और यहूदी को भी अच्छे से जानते हैं, तो किसको कहा जाता है, पारसी को कहा जाता है। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज़। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का जवाब आप सबको पता है और जल्दी से दीजिए। कौन थे, पुर्तगाली थे, सबसे पहले आए थे, सबसे अंतिम में गए थे। कहाँ से गए थे, गोवा से गए थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आज़ादी के समय, इस बात का ध्यान रखना, पहला अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, ठीक है। आज़ादी के समय जीवी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी तो देखो आज़ादी के समय में थे नहीं, अब बचे दो लोग। ऐसे ही आपको वहाँ पे जो है ना पॉइंट आउट करना है, कौन थे, जीवी कृपलानी साहब थे। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, महात्मा गांधी ने, लॉरेंस ने, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। तो रेडक्लिफ रेखा आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन को क्या बोला जाता है, रेडक्लिफ रेखा बोला जाता है। तो इन्होंने किया था, सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। भारत और चीन के बीच में जो रेखा बोली जाती है, मैकमोहन की रेखा बोली जाती है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। अब आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैं आप सबको बता दूँ, ये जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ये जो आप छत्तीस, झारखंड देखते हैं ना, इन सबको मिला के था पूरा बंगाल। उड़ीसा हुआ, फिर बिहार हुआ, फिर झारखंड भी बिहार से अलग कर दिया गया। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को क्या किया गया, अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 113 का दूसरा, 1930 में। सैडलर आयोग का संबंध किससे था, न्याय से, पुलिस प्रशासन से, शिक्षा से, राजस्व प्रशासन से। सैडलर आयोग बहुत प्रचलित नाम है, उस समय आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं किससे था, और हम सभी लोग पढ़ते भी हैं यार। बीएड में पढ़ा नहीं क्या आपने, बीएड में पढ़ा होगा, एमएड वाले अभ्यर्थी पढ़े होंगे, बीटीसी वाले पढ़े होंगे, तो किससे संबंधित है। अब इतना मैंने हिंट दे ही दिया आप सभी लोगों को, तो किससे है, एजुकेशन से संबंधित है। निम्न में से किसने सबसे सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की, जॉन एडम ने, डलहौजी ने, हेस्टिंग्स ने, वेलेल्सी ने। 115 का वेलेल्सी ने ही लागू करी थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है। अब देखो हम सभी लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं और शिक्षा की बात यहाँ पे दी भी गई है, उच्च शिक्षा, बालिका शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन खूब पढ़ा है आपने, और इस पर आप 2-2, 4-4 पेज लिख कर भी आए होंगे। जो भी बीएड वाले पढ़ रहे होंगे वो सभी लोग, कम से कम 20 नंबर का प्रश्न आता था ये बीएड में। प्रश्न नंबर 116, प्राथमिक शिक्षा। किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी,
लाला लाजपत राय ने, बहुत प्रसिद्ध नाम है। लाठीचार्ज हो गया था और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, तब इन्होंने इस बात को बोला था। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? पूना समझौते में आप सभी लोग जानते हैं किसका संबंध हो सकता है। भारतीय कृषक से तो होगा नहीं, भारतीय महिलाओं से होगा नहीं, तो भारतीय दलित वर्ग से। अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो समझौता हुआ था उसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? J.M. सेनगुप्त ने, सूर्य सेन ने, बटुकेश्वर दत्त ने, लक्ष्मी सहगल ने। प्रश्न नंबर 119 का तो किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? किसान सभा, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जस्टिस पार्टी। उस समय, जिस समय आज जो है कि वर्तमान समय में भाजपा की सरकार है, एकदम मतलब मनमानी कर रही है, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार मनमानी कर रही थी। तो उस समय आपातकाल भी लागू हुआ था, आप सब जानते होंगे। तो 120 का कौन सा था? सोशलिस्ट पार्टी से थी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालचारी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? प्रश्न नंबर 121 जवाहरलाल नेहरू ने की थी। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 122 पे आ गए हम लोग। तो अभी कहाँ तक जाएंगे कुछ पता नहीं है, इसलिए बोर मत होइएगा, लगे रहिए ताज़ा एनर्जी के साथ। चाय बना के पी लीजिए आप लोग, या पानी बीच में पीते रहिए, क्योंकि अब पढ़ाई शुरू हो गई तो वैसे चलेगी। अब एक आध हफ्ते की दिक्कत थोड़ी सी रहेगी, लेकिन एक आध हफ्ते के बाद आप लोगों को 4-5 घंटे की क्लासेस देखने को मिलेंगी, तो अभी से आदत डाल लीजिए। प्रश्न नंबर 122 कौन थे? वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। इन्होंने पुनः विवाह के लिए जोर भी दिया था। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। इन तीनों में से कौन था? तो सरदार पटेल थे। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे C.M. मुदालियर, C.R. रेड्डी, C.N. राव, के रामकृष्ण पिल्ले। प्रश्न नंबर 124 के रामकृष्ण पिल्ले साहब थे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड एलिटन ने, लॉर्ड कर्जन ने। प्रश्न नंबर 125 का पहला किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, कली संवत एंड शक संवत, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 126 किससे है? शक संवत से। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, काफ़ी लोग बोर हो गए होंगे, तो आप लोग बता देना, अगर प्रश्न ज़्यादा हो रहा है तो हम प्रश्नों की संख्या कम करवा देंगे वहाँ से। अगर आप लोग झेल सकते हैं तो फिर कंटिन्यू रखेंगे, 100 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे आपको SST में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने, राम मनोहर लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने। प्रश्न नंबर 127 का विनोबा भावे ने किया था। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला शासक कौन था? लाख बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ठीक है, और आप सबको याद होना चाहिए इसके बारे में। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? वही बात आ गई दोबारा से, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? इस बात का ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 103 गयासुद्दीन तुगलक। तो ये टोटल जो श्रृंखला थी दोस्तों, प्रश्नों की 130 प्रश्नों की श्रृंखला थी। मुझे लगता है कि आप सभी को बढ़िया लगा होगा, तो एक बार आप सभी लोग अपना फीडबैक ज़रूर देना। और मैंने बता ही दिया है कि कैसे आप सभी को रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जल्दी से जल्दी।
जिससे कि फिर और भी आनंद आए पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। ठीक है ना, क्योंकि हम फिर सीधा बोर्ड पे कनेक्ट करेंगे चीज़ों को, बोर्ड से सीधा पढ़ाना शुरू कर देंगे आप लोगों को। तो अब इजाज़त दीजिए, मुझे भी काफ़ी समय हो गया, 1 घंटा